So any doubts in the previous problem? नो सर, पूरा पूरा सॉल्व नहीं किया, बट अभी तक कोई इशू नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। अभी तो आप इसको, मैं न्यूमेरिकल भी देता हूँ आपको। न्यूमेरिकल में क्या करना है ना, असाइनमेंट में रोल नंबर 1, 11 एंड 10, दे हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यूज विथ 10। जो आपका ये वैल्यूज है ना, those are not present also convey to them these values you need to multiply with 10. These all values need to be multiplied by 10. कौन मल्टीप्लाई करेगा? रोल नंबर 1, रोल नंबर 11 एंड रोल नंबर 10। ठीक है, these people will multiply these values by the number 10। रोल नंबर 2 से लेके रोल नंबर 9 तक। ठीक है, एंड रोल नंबर 12 से लेके रोल नंबर 18 तक, what you will do is you will multiply with the last digit, not last two digits, last digit of your number। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को, जैसे अभी रोल नंबर 2 है और 12 है, व्हाट दे बोथ विल डू इज मल्टीप्लाई दिस बाय 2। इसको 2 से, इसको 2 से, सारों को 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 1 CR को भी 2 से मल्टीप्लाई करो। कॉस्ट ऑफ सीमेंट बैग्स यू टेक इट व्हाट इज अवेलेबल इन योर एरिया। आपके एरिया में कितना अवेलेबल है, वो क्या रेट है, प्रेजेंट कंडीशन निकालो, उसका रेट लो। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज ओके, ऑर्डरिंग कॉस्ट इंक्रीज इट टू 20,000। अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्या करोगे आप, रोल नंबर के हिसाब से करोगे। रोल नंबर के आगे 4 जीरो लगाओ। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या करोगे, रोल नंबर के आगे 4 जीरो। सपोज रोल नंबर 1 है तो व्हाट विल डू, 10,000, 2 है 20,000, 3 है 30,000, वैसे आगे बढ़ो। इसमें कुछ डिजिट्स है इसका नहीं। अंडरस्टूड? क्या करना है कोई बताएगा मुझे, साइमुद्दीन? व्हाट एवरीवन हैज टू डू, जस्ट यू कैन जस्ट समराइज। यस सर। हाँ बोलो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये नंबर ऑफ बैग्स रिक्वायर्ड है, इसको हमें रोल नंबर वाइज के हिसाब से मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, जो 1 से 11 तक के नंबर रहेंगे। हाँ, 1 से एंड 11 नहीं, ओनली ओनली 1, 11 एंड 10। ओनली 1, 11 एंड 10 विल मल्टीप्लाई विथ 10। ठीक है, ओके रोल नंबर 2 से लेके 9 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 12 से लेके 18 तक जो है, वो लास्ट डिजिट आपका है ना, 2, 4, 5 जो भी है, उससे मल्टीप्लाई करो। इज इट क्लियर? आगे बोलो। देन उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ बैग जो हमारे एरिया में रहेगा, नहीं नहीं, उससे पहले इसको भी उससे पहले हाँ यस सर। हाँ, इसको भी सेम उसी तरह करोगे जैसे आपने नीचे किया, बिकॉज दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस ना। ये कुछ, ये क्या है, इसका ब्रेकअप ही है ना अल्टीमेटली। ये जो है इसी का ब्रेक है, 1 CR का ब्रेकअप ये है। तो इधर जो मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर इधर मल्टीप्लाई होना चाहिए, राइट? तो मेक श्योर दैट यू मल्टीप्लाई, अदरवाइज यू नॉट गेट प्रॉपर आंसर। आगे बोलो। देन कॉस्ट ऑफ सीमेंट बैग है, उसका जो हमारे एरिया में रेट चल रहा है वो लेना है। देन इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, जो हमारा रोल नंबर है, मींस मेरा रोल नंबर 16 है, तो उसके आगे नहीं नहीं मुझे 40 लगाना है। नहीं नहीं नहीं, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट विल बी 20 ओनली, उतना वेरिएशन नहीं होता है। ठीक है, 20 लो। इफ somebody wants to try something different you can take either 18 और 22, लेकिन ये रेंज में नहीं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा वेरिएशन चाहिए, थोड़ा टफनेस चाहिए न्यूमेरिकल में, 20 इसलिए दिया गया है ताकि न्यूमेरिकल सीधा साधा रहे ना, 20% करना आसान रहता है। बट इट विल बी ऑलवेज इन दिस रेंज, मोर और लेस इन दिस रेंज, 18 to 22% में ही रहेगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट में चेंज करना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट में 4 zeros विल बी देयर, दिस विल बी योर फर्स्ट डिजिट। फाइन फाइन, सबको समझ में आया? सर ऑर्डरिंग कॉस्ट का बताओ ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट का
ये 4 जीरोस लगाओगे, 4 4 जीरोस विल बी देयर। इन एडिशन टू दैट योर रोल नंबर अगर 1 है तो 1, 17 है तो 17, है ना। तो सपोज ओके ओके। समबडी हैज 17 रोल नंबर, तो 1,70,000। ठीक है। सो ये इसलिए हम करें ताकि हमको आप लोगों का डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। इन सम केसेस द ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी वेरी हाई, है ना। तो व्हाट चेंजेस विल बी देयर, आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजीज मिलेंगे इसके वजह से। इसलिए आपको एक 17 18 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आपके रेडी हो जाएंगे। अच्छा, एग्जाम में वन क्वेश्चन यू डिडंट आस्क, आई एम क्वाइट सरप्राइज, आई थॉट यू विल आस्क मी, बट एनीवे, एग्जाम में पूरा न्यूमेरिकल आएगा क्या 10 मार्क्स के लिए? दिस न्यूमेरिकल विच वाज देयर ना, जनरली ये पूरा क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 या 4 में जनरली वो पूछते हैं। तो 20 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन होता है। ये जब नॉर्मल क्वेश्चन में आता है ना, तो 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल रहता है। और इफ सम पार्ट इज आस्क्ड तो 14 मार्क्स का वगैरह आता है, लेकिन इट इज अ वेरी हैवी न्यूमेरिकल। तो इट विल नॉट बी एंटायरली आस्क्ड फॉर 10 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है। तो 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो कैसे आएगा, आइदर ये अपर वाला पार्ट आएगा, where you have to compute only up to discount rate, और डायरेक्टली आपको कुछ वैल्यूज दिए जाएंगे एंड यू नीड टू कंप्यूट द अंडर स्टॉकिंग और ओवर स्टॉकिंग कॉस्ट। एग्जाम की बात कर रहा हूँ ना, अभी तो असाइनमेंट में तो पूरा सॉल्व करना बिकॉज यू हैव टाइम। एग्जाम में देर इज शॉर्टेज ऑफ टाइम, राइट। 80 मिनट्स में 40 मिनट्स अटेम्प्ट करना है, तो अगर यही प्रॉब्लम करोगे तो इसमें आपको 80 मिनट्स चले जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वन पार्ट विल बी देयर, ठीक है, एंड यू विल हैव ऑप्शंस फॉर दिस आल्सो। तो again you can see you should plan properly depending on the questions and all ना। इसमें देखो चांसेस ऑफ, हाँ बोलो। सर वो नंबर ऑफ बैग में लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करना है क्या 2 से? लास्ट 2 जो है ना, मतलब नंबर ऑफ बैग जो है ना जनवरी फरवरी, उसमें मल्टीप्लाई 2 करना है कि सिर्फ लास्ट वाला 10 और 11? सब करना है, सब में मल्टीप्लाई 2 सब करना में है। मल्टीप्लाई करना है, सब में मल्टीप्लाई। तुम्हारा रोल नंबर क्या है मुसैद? मेरा 2 है सर। 2 है ना। तो सबको, ये सबको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो, इसको 20,000 लो, 20,000 लो, ठीक है, बस तुम्हारा इतना ही है। ओके, ठीक है। सो यू कैन एक्सपेक्ट हाफ पोर्शन ऑफ दिस, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द पैटर्न ऑफ द एग्जाम। ठीक है। नॉर्मल कोर्स पेपर में 20 मार्क का क्वेश्चन आता है, बिकॉज इट टेक टाइम। इट विल टेक एटलीस्ट 45-50 मिनट्स फॉर सॉल्विंग, कम से कम। ठीक है। सो विल स्टार्ट विद अनदर न्यूमेरिकल। अभी ये जो न्यूमेरिकल है, भले इट इज अ न्यूमेरिकल, बट एग्जाम में इसका थियरी आता है जनरली। इवन 80 मार्क्स का जो पेपर होता है अपना, इसका नॉर्मल जो पेपर होता है उसमें भी थियरी आता है। You can just what you can just demonstrate using a numerical example. Okay, so these are very good strategies actually. These are very good strategies for equipment downtime analysis. Equipment downtime analysis means what? आर इक्विपमेंट है ना, हम जो इक्विपमेंट, अभी तो आप लोगों ने साइजिंग मैचिंग का एक प्रॉब्लम देखे ग्रिफिथ वेटिंग लाइन मॉडल एंड ऑल में ना, जहाँ पे साइजिंग ऑफ इक्विपमेंट्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन एसोसिएटेड यूनिट एंड प्राइम मूवर, इसके हिसाब से आपने नंबर ऑफ यूनिट्स डिसाइड किए थे। बट व्हाट इज द यूनिट इटसेल्फ ब्रेक डाउन ना, तो उसके लिए वी हैव सम मॉडल्स, देयर आर 3 मॉडल्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी, एंड तीनों का अपना अपना एक एडवांटेज है। The first model which we are going to discuss is the Cox model. ठीक है। It will be depend based on the historical data, and Cox model will be there, which will be helpful for us in estimation or planning for future such adventures which are taken through the machine. फ्यूचर जो भी हम मशीन से काम लेंगे उस मशीन से, उसमें ये दिस मॉडल विल हेल्प अस अ लॉट इन फिक्सिंग दी स्ट्रेटेजी। तो एग्जाम में न्यूमेरिकल वी विल नॉट एक्सपेक्ट जनरली, मतलब इवन व्हेन जब नॉर्मल कोर्स ऑफ ये रहता है तभी भी थियरी ही पूछते हैं, न्यूमेरिकल जनरली नहीं आता है, बिकॉज व्हाट ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स इन अदर मॉड्यूल्स। तो इसमें थियोरेटिकल क्वेश्चन रहता है,
एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ कॉक्स मॉडल, न्यूनल मॉडल, और एक्सप्लेन द कॉक्स ऑफ एडवांटेजेस ऑफ फॉस्टर-शेयर्स मॉडल। ये 3 टाइप ऑफ मॉडल्स हैं। उसके ऊपर फिर अगेन यू नीड टू, है ना, जस्ट टेकिंग सम डेमोन्स्ट्रेशन एग्जाम्पल, यू नीड टू एक्सप्लेन, यानी वैल्यूज भी आपको खुद से लेना है, सब कुछ आपको खुद से करना है। डेटा दिया नहीं होता एग्जाम में, बट फॉर यू टू एक्सप्लेन, है ना, 10 मार्क का क्वेश्चन है, 10 मार्क में सिर्फ थियरी नहीं लिखोगे ना, यू नीड टू एक्सप्लेन इट थ्रू अ पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। समझ रहे हो? तो आपको सॉल्व, यानी डेटा खुद से लेना है, सॉल्व करके बताना है, और यू नीड टू डेमोन्स्ट्रेट इट। ठीक है? और अगर इफ इट इज अ 4-5 मार्क्स क्वेश्चन, तो इवन ना बड़ा न्यूमेरिकल लेने की भी जरूरत नहीं है, नीड टू जस्ट फॉर्मूला बताओ, फीचर्स बताओ, हाउ इट इज एडवांटेजेस, थोड़ा उसको एक्सप्रेस करो। ओनली थिंग यू शुड अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर। ठीक है? सो विल डिस्कस दिस। सो रिस्क एनालिसिस एंड मिटिगेशन का पार्ट है इक्विपमेंट लॉग बुक रिकॉर्ड्स। ठीक है? तो फर्स्ट मॉडल इज कॉक्स मॉडल। So Cox model downtime cost is calculated by annual frequency of component failure. So how this is computed? ये annual frequency of component failure कैसे compute? Simple है, simple mathematics it is, nothing rocket science. Very simple mathematics we will discuss this model. This is the simplest model. Cox model सबसे simple है. Foster shears is a bit complicated. Into average duration of failure into downtime cost per unit. एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फेलियर कितना है, एनुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपोनेंट फेलियर कितनी बार फेल हो रहा है, ठीक है, कितनी बार फेल हो रहा है, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फेलियर एंड डाउन टाइम कॉस्ट पर यूनिट। दीज 3 थिंग्स आर देयर। ठीक है? सेकंड इज व्हाट, न्यूनली मॉडल। न्यूनली मॉडल में क्या है, एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ डाउन टाइम निकालते हैं, ईयरली प्लान्ड आवर्स ऑफ मल्टीप्लाइड बाय ईयरली प्लान्ड आवर्स ऑफ ऑपरेशन multiplied by hourly cost of replacement or rental machine. So this formula is already there. I have supplied with you the PDF में जो supply PDF जो दिया है आपको, उसमें सारे formulas हैं, you can just go through it. थोड़ा दिमाग लगा के ये, just no need to mug up, you just remember क्या चीज़ कहाँ जा रही है, टेबल के थ्रू you can even map it through the table also. ठीक है? And third is Foster Shears model. This is a bit complicated. इसमें फेलियर कॉस्ट प्रोफाइल निकालते हैं, फेलियर कॉस्ट सरचार्ज फॉर मशीन एप्लीकेशन, दिस इज G suffix M into R suffix M into CP failure cost profile for machine application. तो एक फॉर्मूला है इसका, again what is there, FCS the failure cost surcharge. My voice is clear ना? हेलो? Yes, sir. हाँ, कभी कोई वॉइस थोड़ी ये हो जाए, ब्रेक हो जाए, मुझे बताना, बिकॉज इट हैपेंस ऑफन। Yes. Okay. Failure cost surcharge of a particular machine in a particular application is FCS. ये हमको FCS निकालना होता है. So for different profile we'll find the FCS. GM, G suffix M is the average number of unscheduled failures experienced by a particular machine per 100 hours. 100 hours में कितना टाइम वो डाउन रहती है मशीन. ठीक है? RM is the average duration. One is what, average number, कितनी बार, and second is what, RM, that is average duration. दोनों में फर्क है, क्या फर्क है? This number and this is duration. Are you understanding? एक मशीन अगर 4 बार खराब हुई तो this will be what, number will be 4. लेकिन 4 में से, है ना, cumulatively if we add all these 4 times, है ना, मतलब 4 बार, एक बार 1 घंटा खराब हुई, एक बार 10 घंटा खराब हुई, एक बार 3 घंटा खराब हुई, एक बार 50 घंटा खराब हुई, so you will add this 1 plus 10 plus, है ना, this LT, so you will get RM. Number will be what, just 1 2 3 4. Understood? Again GM can again be simplified. ये नंबर कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ अनस्केड्यूल्ड फेलियर्स एक्सपीरियंस बाय द मैनेजर, कितने बार फेल हुई, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, यानी सिंपली इधर 100 आवर्स दिया है तो सिंपली इट इज दिस W is 100, तो इस W में कितने बार फेल होती है. There is one more thing, that is HM. HM is D upon V. D is downtime. ठीक है? V is again number of unscheduled failures. So कितना टाइम डाउन है एंड कितने बार फेल हुआ, तो HM is. तो जस्ट सी द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड करो, समझो इसको. ठीक है? फ्रॉम एन इक्विपमेंट लॉग बुक फॉलोइंग इक्विपमेंट परफॉर्मेंस डेटा इज रिकॉर्डेड फॉर अ बैचिंग प्लांट ऑपरेशन इन कंक्रीट प्रोडक्शन. ठीक है?
actual hourly output of a batching plant is 30 cubic meter, more or less. This is 30, 25, 30 होता है depending on the size of the batching plant. But generally it is more or less 30 cubic meters. Daily working period again 8 hours है. नॉर्मल अब कोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स वगैरह पे जाओ तो 12 घंटा का शिफ्ट रहता है तो भी, लेकिन डेली वर्किंग पीरियड 8 hours इज फॉर द आइडियल सिनेरियो. नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन अ ईयर 200. ऑफ कोर्स हॉलीडेज है, फिर नॉन वर्किंग सीजन है, मानसून वगैरह है, उसका निकाल के 200. आर्ली कॉस्ट ऑफ बैचिंग प्लांट इज 10,000 रुपीज, 10,000 विद एन ओनिंग ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ 70/30. यू ऑल नो सीई में आप लोगों ने पढ़े हैं, एसीई में स्पेशली एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 6 सेमेस्टर में जो इलेक्टिव लिए तो उन्होंने पढ़ा ही है. उसके अलावा पुणे यूनिवर्सिटी में तो आई थिंक सी इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट, राइट? मुसेब एंड ऑल, मुसेब यू आल्सो डन दिस ना, ओनिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाले हो? जल्दी इसका बैकड्रॉप जरूरी है ये समझने के लिए. You know ना what is owning cost, what is operating cost? Owning cost में क्या क्या आता है? Hello, am I audible? हेलो. Yes, sir. हाँ, ओनिंग में क्या क्या आता है? व्हाट इज देयर इन ओनिंग कॉस्ट? यू शुड आंसर इवन इफ यू आर रॉन्ग, देयर इज नो प्रॉब्लम ना. ओनिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? ओके, आई फील दैट यू हैव नॉट डन इन योर बी ना. एसी में है ना, एसी एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स 6 सेमेस्टर में इलेक्टिव, आई थिंक स्पेशली AIKT स्टूडेंट्स ऑल हैव टेकन दैट इलेक्टिव ना. Tarannum, you have done that elective, right? Tarannum, Dua. Okay, fine. हाँ, इट इज है ना, वो सारी चार चार चीजें जो आती है ओनिंग कॉस्ट में. द इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, फिर अगेन मेजर रिपेयर्स आल्सो कम्स इन ओनिंग कॉस्ट. माइनर रिपेयर्स एंड ऑल दे कम इन ऑपरेटिंग कॉस्ट. फ्यूल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, जो ऑपरेशन के लिए लगता है दैट कम्स इनटू ऑपरेटिंग कॉस्ट. पेट्रोल, डीजल जो भी है, लुब्रिकेंट्स, देन कंटिजेंसीज आल्सो है सब. तो वो सारी चीजें ऑपरेटिंग कॉस्ट में. तो whenever the machine is used for a longer duration, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या हो जाता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट उसका बढ़ जाएगा. ओनिंग कॉस्ट कम हो जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाता है. बट इस केस में इट इज गिवन दैट द ओनिंग ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 70/30. 70% इज द ओनिंग कॉस्ट, 30% इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट. डाउन टाइम कॉस्ट पर यूनिट इज टू बी कंसिडर्ड एज 1.4 टाइम. मशीन डाउन है ना, मशीन डाउन है तो क्या हो गया? डाउन है इसका मतलब इट इज नॉट वर्किंग. तो आपको अगर बैक अभी आपको कंक्रीट नहीं है तो आपका अपॉर्चुनिटी लॉस है. तो 1.5 टाइम्स या तो आपको बाहर से कंक्रीट मंगाना पड़ेगा, या तो यू हैव टू जस्ट सिट आइडल. तो सिटिंग आइडल और procuring concrete from outside, it will require you 1.4 times the batching plant hourly cost. Strategy has been decided that whatever working hours have been lost should be added together to work out annual frequency of component failure. ठीक है. For a 10 hours operation, the actual productivity for each day in cubic meters for concrete production is given. ठीक है. So this is the productivity. अभी एक्चुअली कितना होना चाहिए? 30 क्यूबिक मीटर दिया है आपने को, है ना. एंड 8 आवर्स का शिफ्ट है. 8 आवर्स का शिफ्ट मीन्स 30 into 8, it should be, isn't it? It should be how much? 30 into 8 कितना होना चाहिए? It should be 240. But still it is not 240, it is 220 here. That means what? There is a productivity loss of 20 cubic meters. Likewise सब में कुछ productivity loss है ना. यहाँ पे work is not done. That means what? The equipment may be down here, isn't it? यहाँ वर्क नहीं हुआ ना, कुछ भी काम नहीं हुआ है. इफ यू कैन सी, दैट मींस व्हाट? इक्विपमेंट में भी डाउन है. इस केस में द इक्विपमेंट विल बी डाउन. वर्क आउट द ईयरली डाउन टाइम कॉस्ट यूजिंग कॉक्स एंड न्यूनेली मॉडल. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विल कंप्यूट द आर्ली डाउन टाइम कॉस्ट एंड देन ईयरली डाउन टाइम. सिंपल है.
daily expected productivity of batching plant, it is 30 into 8 is 240 cubic meters. तो इतना होना चाहिए बट नॉन प्रोडक्टिविटी क्या है, वॉट एवर इज लेस देन 240 ना, 240 से ज्यादा है डेट मीन्स व्हाट, इधर ओवर प्रोडक्शन, यानी उसने एक्स्ट्रा काम किया है या 1 घंटे में जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा प्रोड्यूस किया है। जनरली दिस इज द वेरी रेयर सिनेरियो जहाँ पे ओवर प्रोडक्शन होना, इस केस में तो है ही नहीं, सारा डाउन ही है और अदर लेस है। तो नॉन प्रोडक्टिविटी इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी माइनस एक्चुअल प्रोडक्टिविटी। तो फॉर एवरी डे यू विल हैव सम नॉन प्रोडक्टिविटी, सो दिस टेबल यू नीड टू प्रिपेयर, डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 10, प्रोडक्टिविटी इन क्यूबिक मीटर्स, नॉन प्रोडक्टिविटी that is also in cubic meters, equivalent loss of time, this non productivity ना 20 को आप टाइम में कन्वर्ट करो, ये ठीक है 20 क्यूबिक मीटर कम प्रोड्यूस किया लेकिन 8 आवर्स के शिफ्ट में है ना, फॉर 1 आवर वी आर प्रोड्यूसिंग 30, so how much it translates into number of hours है ना। तो 20 क्यूबिक मीटर लेस प्रोड्यूस्ड है, 30 में 1 घंटे का कंक्रीट, 1 घंटे में 30 क्यूबिक मीटर कंक्रीट इज प्रोड्यूस्ड, so there is an effective loss, equivalent loss of time of 0.67 hours। लाइक अगर 15 है तो 15/30, अगर 10 है तो 10/30, तो 80 है तो 80/30, लाइक वाइज यू कंप्यूट फॉर ऑल एंड व्हाट यू गेट समेशन इसका करो तो टोटल डाउन टाइम अपने को मिलता है, टोटल डाउन टाइम फॉर दैट 80 आवर्स। व्हाई 80 आवर्स? बिकॉज एवरी आवर 10, every day 8 hours shift is there, so for 10 days 80 hours are work। तो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फेलियर, ड्यूरेशन मिल रहा है इधर देखो, इधर एवरेज फ्रीक्वेंसी नहीं मिल रहा है बट एवरेज ड्यूरेशन मिल रहा है, समझो इस बात को। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फेलियर 2.77, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फेलियर इज व्हाट 2.77 आवर्स, ठीक है। हाउ वी गॉट एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फेलियर, सिंपली हमने क्यूमुलेटिव ऐड किया है डिवाइड बाय 10 किया, समझ रहे हो ना। तो पर दिन per day, if we add all this, if you take average of all this, in short average of all this and 27.67 divided by 10, you get average duration of failure, estimated percentage of downtime, of course in one day कितना फेलियर है ना 2.77 आवर्स का, तो इट ट्रांसलेट्स टू 8 घंटे में कितना, 8 घंटे में कितना, तो 2.77 by 8, so you get this। now this last thing is important, एवरेज फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपोनेंट फेलियर, जो आपके कॉक्स मॉडल में रिक्वायर्ड है। तो दिस एवरेज कंपोनेंट ऑफ फेलियर कैसे निकालते हैं, 1 day इज इक्वल टू 8 आवर्स आउट ऑफ विच 2.77 आवर्स आर लॉस्ट, है ना। एस्टिमेट परसेंटेज ऑफ डाउन टाइम कितना है 34, ये मिल गया अपने को। नाउ कंसिडर, इफ यू कंसिडर 1 day, 1 नंबर इज इक्वल टू 1 day, इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर कितना है, 8 घंटे के टाइम में 2.77 इज नॉन प्रोडक्टिव, है ना। दैट मीन्स व्हाट, out of 8 2.77 is non-productive, so productive is how much, only 8 minus 2.77, बराबर। तो what we consider in every 8 days, or rather if we consider one number is equal to 1 day, frequency of failure, यानी एक फेलियर कितने दिन में होगा, तो बिकॉज देखो हमको नंबर ऑफ फेलियर इसमें दिया नहीं है ना। इफ यू सी द क्वेश्चन, इफ इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन the equipment has broken down 2 times, ऐसे दिया होता तो हम डायरेक्टली व्हाट वुड हैव टेकन, we would have taken 2, isn't it, we would have taken 2 times फेलियर है ना, 2 times 10 days में फेल हुआ है, isn't it, 2 times it has failed in 10 days if it was given specifically that the machine has failed 2 times, but इसमें ऐसा कुछ दिया नहीं है। so what we need to do is we need to just work on non productivity and then we need to derive it, isn't it। तो 10 दिन में 2 बार फेल हुआ, तो 200 दिन में कितना, 2 into ना 200 दिन में ना, तो दिस इज 20 टाइम्स, 2 into 20, तो 40 हो जाता था हमारा, दिस वुड हैव बिकम 40 एंड एवरेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग, जब आंसर जा रहा है पूरा। यस उमेद, सर ये सॉल्व करके देखेंगे तभी पता चलेगा। नहीं सॉल्व तो करना ही है आपको। हाँ नहीं, तभी कुछ इश्यू डाउट रहेगा तो तभी आएगा वो, एक्चुअली अभी समझ में नहीं लेकिन एटलीस्ट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक, एटलीस्ट। यस हाँ
सर वो स्टार्टिंग में आपने नॉन प्रोडक्टिविटी का जो थर्ड वाला कॉलम है हाँ उसमें वो हाँ 20 हाँ के बदले 30 क्यों लिखा, वो ध्यान में नहीं, एक्चुअली मेरा वो टाइम पे ध्यान हाँ, नहीं दैट्स व्हाट यू शुड आस्क, दैट्स व्हाई ना, आई विल टेल यू। 20 के बदले 30 नहीं है वो, ये था। है ओके, ना। डिवाइड बाय, हाँ ओके हाँ, डिवाइड बाय 30 आउट, 1 hour ट्रांसलेट्स टू 30 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट प्रोडक्शन। ओके। तो 20 क्यूबिक मीटर प्रोडक्शन इज लेस है ना, इतना कम हुआ है ना, दिस प्रोडक्शन इज लेस ना, यस। इतना कम हुआ है, तो दैट प्रोडक्शन ट्रांसलेट्स टू हाउ मेनी आवर्स, दिस इज द ओके इक्विवेलेंट लॉस ऑफ टाइम। ओके ठीक है, गॉट। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग ना, इन कॉक्स मॉडल व्हाट वी रिक्वायर ना, इसका फॉर्मूला जब आप देखो कॉक्स मॉडल का, तो इन कॉक्स मॉडल estimated percent of downtime we have computed, yearly planned of operation we have this yearly one, hourly cost of rental machine this, अच्छा this is linear model। इसमें देखो एनुअल कंपोनेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी फेलियर हमको चाहिए, तो एनुअल कंपोनेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी फेलियर में if in the problem itself it was given that 2 days 2 times the failure occurred in 10 days, या एनुअली कितना होता था, अभी 200 दिन हम वर्क कर रहे हैं, तो 2 in 10 डेज में 2 फेलियर्स है ना, तो 200 डेज में if this was 200, what we need to do, we need to multiply this 2 by 20 है ना, 10 दिन में 2 बार फेल हुआ, तो 200 दिन में 20 into 20 बार फेल होगा, तो सिंपली वी हैव गॉट दिस 40 है ना, दिस वैल्यू एनुअल कंपोनेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है ना, दिस वुड हैव गॉट 40, ये जो ये कॉलम है, इफ इट वाज गिवन डायरेक्टली, तो एनुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपोनेंट फेलियर, ये जो लास्ट वाला कॉलम है, would have got it directly 40, but because it is not given है ना, so what we need to do is, this is not given in the question ना, this is not given in the question, although we are seeing that 2 days operation is less, but 2 days ही क्यों, इधर भी कम हुआ ना, 120 डे वर्किंग हुआ, 130 की 190 है, 160 है, so we cannot directly assume that 2 days the equipment has failed। ठीक है, even if you assume here based on some logic, that is also fine, that will also work, but थोड़ा सा आंसर आपका चेंज हो जाएगा, both logic are you can say correct, but again you cannot say ना, some में also argue कि एक ही बार फेल हुआ होगा, एक ही बार फेल हुआ उसका पूरा वो, तो थोड़ा stretch from this and this, so again है ना, one time it has failed, so total in 20 day 200 days will fail 20 times है ना, this logic also correct। so in order to avoid all these type of complications, what we do is we simply convert this into frequency। frequency मतलब क्या, we consider one number as 1 day, so frequency of failure in a 8 hour shift 2.77 times it is failed। ठीक है, that means अगर if I want to find the one complete failure है ना, तो what I need to do is I need to divide this, so out of 2.89 hours in 2.89 hours 1 hour is failure है ना, बाकी का जो 1.89 hour है that is 2.89 में से 1.89 hours we are working and 1 hour we are just idle due to downtime। समझ रहे हो, नहीं समझा, यस। समझा ना, दैट मीन्स फॉर एवरी 2.989 डेज प्रोडक्टिव डेज नहीं आएगा, फॉर एवरी 2.989 डेज 1 day इज लॉस्ट ड्यू टू अनस्केड्यूल्ड फेलियर ऑफ द इक्विपमेंट। ठीक है, एंड प्रोडक्टिव अगर लिखना है तो प्रोडक्टिव डेज कितना है अपना 1.89 प्रोडक्टिव डेज होगा, समझ रहे हो। यस। हाँ, तो वर्किंग डेज इन ईयर इज 200, सो ठीक है, एनुअल फ्रीक्वेंसी of component failure 200 divided by 2.89, so whatever answer you will get, that is your annual frequency of failure, उतने बार फेल होगी मशीन है ना, what you will get to 20 तक जो भी आ रहा 50 40 50 समथिंग आएगा वो, देखो कितना आ रहा है, whatever value you get, that is the annual component of failure, I think so it will more than 80 90 something आएगा, 80 something आएगा, so that many times the machine has failed, so you need to write here जो भी वैल्यू आती है आपकी 80 या जो भी आती है वो लिखो दो। ठीक है, so that is done, now you need to apply this into the Cox model। Cox model क्या बोलता है, downtime cost, annual frequency of component failure that we have computed this here। ठीक है, average duration of failure, average duration of failure is here, this is the average duration of failure, this column, and estimated percentage downtime is in this column। third is what, downtime cost per unit, downtime cost है 1.4 क्यों लिया है, because क्वेश्चन में दिया है ना, तो your owning and operating cost is 10,000 per hour, so downtime cost per hour will be 1.4 times of that, so this comes out to be, अभी ये 51.1 नहीं है, सब समथिंग अराउंड 80 समथिंग है, तो इसके हिसाब से आपको ये डाउन टाइम कॉस्ट पर आवर मिलेगा, बराबर ना।
डाउन टाइम कॉस्ट पूरा मिलेगा, पर आवर मिलेगा? बोलो। डाउन टाइम कॉस्ट विल गेट इन केस ऑफ कॉक्स मॉडल में क्या, डाउन टाइम कॉस्ट पर यूनिट है ना, एवरेज ड्यूरेशन ऑफ फेलियर, एनुअल कंपोनेंट, एनुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपोनेंट, एनुअली कर रहे हो ना, एनुअल कंपोनेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एनुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपोनेंट वगैरह जब करोगे विल गेट व्हाट, डाउन टाइम कॉस्ट पर ईयर मिलेगा आपको, because you are doing it annually na, this is the downtime frequency of downtime, number of hours the equipment is, number of hours for which the, or rather duration which for which the machine is down, and this is the downtime, this is per year, ये per year मिल गया, तो per year we are losing out जो भी आपका वैल्यू, दिस विल नॉट बी 19 बिकॉज दिस 51 नहीं है, समथिंग अराउंड 80 है, विल बी इंक्रीज 20 अराउंड 30,000 है, 30 lakhs रहेगा, 30 lakh rupees we are just losing due to the downtime of the machine. So per hour जब निकालोगे you'll get some value. ठीक है? So this was about Cox model. Second model is Newnelly model. Newnelly model में क्या, again downtime cost, estimated percentage of downtime, yearly planned hours of operation, and hourly cost of rental and replacement machine. Estimated percent of downtime also we have computed here. This is the estimated percent of downtime. This row, estimated percentage of downtime, yearly planned hours of operation 20 into 8 into hourly cost of rental machine. Again if you bring a rental machine on the site, ठीक है, आपको जो कॉस्ट लगेगा तो दिस विल बिकम 55 लाख समथिंग इन पर ईयर, लाइकवाइज विल गेट पर आवर आपको इतना कॉस्ट मिलेगा. तो देयर विल बी सम डिफरेंस इन दी डाउन टाइम कॉस्ट ऑफ कंप्यूटेड बाय कॉक्स मॉडल एंड कंप्यूटेड बाय न्यूनेली मॉडल, कुछ फर्क रहेगा उसमें. कॉक्स मॉडल विल गिव अस लेस जनरली. तो these are the limitations na. So these are the limitations of Cox and Newell model, and how can we overcome them? We can overcome them by the Worcester-Shears model. ठीक है, ये थर्ड मॉडल हम करेंगे Worcester-Shears मॉडल, इससे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं. इट्स अ वेरी डिटेल्ड मॉडल, Worcester-Shears मॉडल इज अ वेरी डिटेल्ड मॉडल जहाँ पे हम इन डिटेल एनालिसिस करते हैं फेलियर कॉस्ट प्रोफाइल. ठीक है, so this is rather simple. I think not much explanation will be needed. Only this error you rectify. Instead of this 2.89 you take 1.89 and it will be, है ना, ये 2.89 बराबर है, इधर जो एडिशन है ना, इधर 1 plus in your notes is 1 plus 2.89. We just remove this one, it is 2.89. So बाकी करो जो बराबर. So this Worcester-Shears model है ना, this is an, you can say, improvement बोलो या it is a better model as compared to Cox मॉडल एंड न्यूनेल मॉडल. सो Worcester-Shears में क्या होता है, Worcester-Shears में इन डिटेल एनालिसिस होती है. तो वील जस्ट सी वन एग्जांपल एंड यू विल appreciate the model how it is better than the other two models. It requires a lot more data and it will give us, you know, it is a very good decision making. Just see, determine the fail. Now वो सारा डेटा तो है ही, उसके अलावा some additional data will be required for Worcester-Shears model. Determine the failure cost profile based on alternative management decisions possible for the following scenario. The worst scenario when the failure occurs causes a 4-day delay in the construction project. A penalty of rupees 1 lakh would be levied per day for delay in project handover. देखो 1 lakh का पेनल्टी भी लग रहा है. ठीक है, 4 day डिले होगा वर्स्ट केस सिनेरियो में. Following additional data is available. Rate of concrete is 400 per cubic meter. ठीक है, सॉरी 4000 पर क्यूबिक मीटर. पहला डेटा सेट क्या था, उसमें नंबर क्यूब, इट वाज पर आर कितना क्यूबिक मीटर, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट वाज गिवन. Here the rate is also given because what we need to work out the alternative decisions हमको वर्कआउट करने हैं ना, तो फॉर दैट रेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. Hourly cost of batching plant is 10,000. 6 transit mixers of ये alternative में क्या है कि now we are ordering from RMC plant है ना. तो 6 transit mixers of 5 cubic meter capacity, रुपीज 800 पर आवर उनका ट्रांजिट मिक्सर का चार्ज है. कॉस्ट ऑफ कंक्रीट पंप इज दिस. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 4 नंबर ऑफ वाइब्रेटर्स विल बी रिक्वायर्ड ना, because now your batching plant is broken down, so you need to have alternative arrangements. Total productivity for 240 km 8 hour, 15 laborers per day. ठीक है,
एक लेबर का चार्ज है 400 पर आवर, ओनिंग ऑपरेटिंग रेशियो सेम। So what we do in this Worcestershire model, na, we need to develop a failure cost profile. Graphically we need to show per hour के production में कितना per hour के, this is if this is duration, how much is the concrete production. This profile we need to show. How we show that I'll discuss. Now we work out the consequential cost of failure of all the resources that are affected per day. So equipment, अभी देखो बैचिंग प्लांट बंद हो गया, बराबर, बैचिंग प्लांट हैज स्टॉप, so of course the equipment resources which are there, they will be running idle. Batching plant हमको equipment जो है, this cost is lost. Transit mixer हमको extra लगेंगे, ठीक है, because we need to order from RMC plant. One concrete plant rupees 3000 per hour alternatively. 4 vibrators, ये हमारे पास ये सारी चीज़ हमको लगेगी इक्विपमेंट में. टोटल कॉस्ट है ना, टोटल कॉस्ट जो हमारा जाएगा बैचिंग प्लांट प्लस ट्रांजिट मिक्सर प्लस कंक्रीट प्लांट प्लस ऑल दिस थिंग्स विल रिक्वायरिंग अराउंड 9, ये सबको ऐड करके 19,800 रिसोर्सेज पर आवर पर डे. इफ यू सी 1 lakh, if just need to multiply by 8. so again when it is down ना, ये अपना तो जब वर्किंग में इतना खर्चा अपना जाएगा, बट when this is down ना, when this is down तो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं जाएगा. ऑपरेटिंग कॉस्ट क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज हमारा फ्यूल एंड ऑल दीज थिंग्स विल नॉट गो ना, इट विल बी जस्ट स्टैटिक. जब ये डाउन है तो इतना हमारा प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, इतना हमारा खर्चा होना चाहिए था, तो हमारा सिर्फ ओनिंग कॉस्ट है, द कॉस्ट विच इज देयर विच वी आर यूजिंग ड्यू टू द ओनिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ओनिंग ऑफ द इक्विपमेंट मतलब उसका जो इंटरेस्ट जा रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जा रहा है, मनी जो ब्लॉक्ड है, वो सारा जो कॉस्ट है ओनली 70%. दैट इज 70% ऑफ दिस विल बी लॉस्ट. 1,10,000 का हमारा नुकसान हो जाएगा. सिंस द मशीन इज नॉट ऑपरेशनल, पर डे 1,10,000 विल बी लूजिंग just due to the machine standing. Labor हमारा idle है, of course you will employ them for other works, but for practically you will employ them, but ideal condition में अपने सिर्फ इसके लिए labor अगर मांगेंगे they will be idle. So 6,000 rupees per day you are just paying them for not the intended use. Inventory carrying cost, आपकी inventory भी idle पड़ी है तो again 10% assume करके, generally इसे 10, 15, 20%, तो इतना आपका खर्चा जाएगा. तो मटेरियल कॉस्ट जनरली 40% होता है आपका टोटल कॉस्ट, ठीक है. सो दिस ऑल कॉस्ट आर देयर. टोटल कॉन्क्रीटिंग कॉस्ट अभी आपको एक्स्ट्रा कॉन्क्रीटिंग बाहर से करना है तो 4,000 पर क्यूबिक मीटर दिया है, ठीक है. तो जस्ट गो थ्रू इट वंस प्रॉपरली. आई एम जस्ट डिस्कसिंग हियर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम ना, बिकॉज अगेन दिस इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन. आप जब तक खुद से इसको गो थ्रू नहीं करोगे नॉट अंडरस्टैंड. गो थ्रू इट देन यू अंडरस्टैंड. आई जस्ट डिस्कस इट रफली अभी in 5-10 minutes and you can understand what you need to मतलब आपको समझ में आएगा कि what you need to go through, ठीक है. तो कंक्रीट प्लांट का ये कॉस्ट है 240 क्यूबिक मीटर और डेली रिक्वायरमेंट 4,000 क्या है कॉस्ट ऑफ 1 क्यूबिक मीटर, सो 9,600 पर डे. मटेरियल कॉस्ट उसमें से इतना है, ठीक है. इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इतना है. टोटल कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज 6,000 क्या है लेबर रिसोर्स, इक्विपमेंट रिसोर्स, एंड दिस इज द मटेरियल कंपोनेंट विच इज गोइंग which is lost है ना, which is lost because आप अब भी नहीं कर रहे हो, you are not making profit. If you want to continue the business you need to have alternative arrangements of this concrete plant and all. तो इतना आपका पर डे रिसोर्सेज लग रहा है, पेनल्टी लग रहा है उसके अलावा. सो यू कैन सी पेनल्टी पर डे लॉस ड्यू टू डाउन टाइम इज 2,55,000. इतना आपका डाउन टाइम की वजह से लॉस हो रहा है. इफ यू डू नथिंग गोइंग अप्रोच मीन्स व्हाट, आप कुछ नहीं करते आइडल बैठते तो इतना आपका लॉस होता है, ठीक है. ऑल्सो कंसिडर एडिशनल क्रैशिंग कॉस्ट पर डे. आप बोलोगे नहीं अभी मैं एक दिन आइडल बैठा तो मुझे भी क्रैशिंग भी करना पड़ेगा, तो इतना आपको और कॉस्ट लगेगा. सो यू कैन सी टोटल कॉस्ट ड्यू टू फेलियर इज दिस मच कॉस्ट पर आवर है ना, 33,000 ऑफ कॉस्ट यू आर जस्ट इनकरिंग ड्यू टू नॉट वर्किंग ना, जस्ट नॉट वर्किंग, जस्ट आप आइडल बैठे हो तो इतना कॉस्ट आपको ड्यू टू डाउन टाइम इतना कॉस्ट आपको लगेगा. सेकंड ऑप्शन क्या है, यूज ऑफ स्टैंड बाय बैचिंग प्लांट डायरेक्टेड विद इन 3 आवर्स. तो पहला 3 आवर्स आप आइडल बैठोगे तो आपका इरेक्शन का कुछ कॉस्ट जाएगा. तो आइडल ओनिंग कॉस्ट है ना ऑफ द बैचिंग प्लांट, बिकॉज आपका भी ऑपरेटिंग नहीं है, ओनिंग कॉस्ट सिर्फ 7,000 पर आवर लगेगा. इरेक्शन कॉस्ट 500 पर आवर, दिस यू हैव टू अज्यूम. टोटल कॉस्ट व्हेन इन यूज, इफ यू सी वंस यू इरेक्शन, ये आपको सिर्फ इनिशियल 3 आवर्स में ये 33,000 इधर से आ जाएगा, ये वाला कॉस्ट. एंड देन इसमें इरेक्शन कॉस्ट
plus your इरेक्शन कॉस्ट प्लस योर ओनिंग कॉस्ट ऑफ दिस मशीन 500 प्लस 7,000 यानी 7,500 रुपये इसमें आपका ऐड हो जाएगा. एंड देन आफ्टर दिस योर ड्यूरेशन ऑफ once you achieved this आपका सिर्फ ये जो कॉस्ट है इट इज ड्यू टू द एक्स्ट्रा प्लान जो आप दे रहे हो उसी का कॉस्ट है. अदरवाइज योर कॉस्ट इज है ना, बाकी का आपका बिकॉज यू आर नाउ वर्किंग तो आपका प्रोडक्शन हो रहा है, आपका जो इधर जो आइडल डाउन टाइम जो आइडल कंपोनेंट जा रहा है तो वो आपका बच जाएगा ना. ठीक है. थर्ड इज व्हाट डायरेक्टली परचेसिंग आरएमसी फ्रॉम नियर बाय आरएमसी प्लांट. तो कंक्रीट 4,000 क्यूबिक मीटर है तो आप आरएमसी करोगे तो ऑफकोर्स आरएमसी आपको सेम कॉस्ट में नहीं लगेगा. इट विल चार्ज यू एक्स्ट्रा फॉर लास्ट मोमेंट ऑर्डरिंग, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 2% एंड ऑल. तो 7% आपका ज़्यादा जाएगा. सो in addition to this you will have some extra cost which will incur, है ना. तो ऑफ कोर्स आपका इलेक्शन कॉस्ट एंड ऑल दिस विल बी सेव्ड. आपका इधर 40,000 इधर नहीं जाएगा बट इन द लॉन्ग रन आपको ये 8,400 कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है विच इज फॉर व्हाट दी ऑल्टरनेटिव. अगेन इफ यू सी दिस थ्री इफ यू कंपेयर तो EFCA जब निकालोगे EFCA जो फार्मूला में जब डालोगे तो अगेन व्हेन यू विल कंप्यूट ना जब आप फिगर्स उसमें डालोगे you will get to know that this is the most. जब आप कंपेयर करोगे ना again you can compare, you just go through this problem numerical के through just go through it. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जब आप कंपेयर करोगे ना तो लोवेस्ट जो EFCS है if you see EFCS the lowest EFCS is the ideal. The nothing going approach is again not good because somewhere something you need to do otherwise you face losses. Second approach is there where you erect the batching plant, and third is more directly getting concrete for RMC. So just for if the downtime is for one day, एक दिन का downtime है तो purchasing from the RMC will be a better option. But if the downtime is say for 2 days, 3 days, 4 days, so erection of a temporary this plant will be better because ये one day के लिए ठीक है, this is computed based on one day. But when you go for 2 days, 3 days, 4 days, this per hourly cost will it will remain static but this will go on increasing. Why? Because just see जब आपका ये 8 आवर्स के शिफ्ट के लिए ना, लेकिन जो आपका थर्ड जो प्रोफाइल है दिस इज थर्ड प्रोफाइल, दिस थर्ड प्रोफाइल इज अबाउ दिस सेकंड प्रोफाइल. थर्ड प्रोफाइल का कॉस्ट ज़्यादा है, सेकंड प्रोफाइल का कम है. तो दिस डिफरेंस विल अगेन इंक्रीज द कॉस्ट. इनिशियली ओनली सेकंड प्रोफाइल का कॉस्ट ज़्यादा. वाई सेकंड प्रोफाइल इज कॉस्ट बिकॉज यू आर इरेक्टिंग, यहाँ पे आप इरेक्ट कर रहे हो फर्स्ट 3 आवर्स में. इन दिस फर्स्ट 3 आवर्स यू आर इरेक्टिंग द न्यू बैचिंग प्लांट, है ना. बैचिंग प्लांट इरेक्ट करने में आपको थोड़ा सा उसमें ठीक है कॉस्ट जाएगा इरेक्शन के लिए. फिर अगेन आइडल बेटर आरएमसी मंगा आरएमसी फॉर नेक्स्ट आवर इट कैन रीच. बट अगेन इन द लॉन्ग रन if the equipment is down for 2-3 days it is always advisable to erect the batching plant. Fine. So I know it is a bit fast for you all, but what I suggest you go through this numerical. ठीक है, आप ये पूरे न्यूमेरिकल से गो थ्रू हो जाओ एंड whenever you come across doubts ना you ask because unless and until you solve this नहीं ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगी. ऑफ कोर्स न्यूमेरिकल एग्जाम में न्यूमेरिकल इज नॉट डायरेक्टली आस्क्ड फॉर दिस. इसमें क्या पूछता है थ्योरी क्वेश्चन पूछता है कि what are the advantages of Worcestershire मॉडल और कॉक्स एलिमेंट मॉडल. ये क्वेश्चन ऐसा होगा या तो एक्सप्लेन कॉक्स मॉडल होगा अगर 4 to 5 मार्क्स के लिए होगा. एक्सप्लेन न्यूनल मॉडल. यू जस्ट नीड टू टेक अ डमी न्यूमेरिकल एंड यू नीड टू सॉल्व. ठीक है. So Gaude sir will take from 12 o'clock, so we'll stop here because your over syllabus and all is still pending a lot. इसमें भी PNS में सिर्फ 2 चीज़ बची है. One is sampling and another is your simulation. So sampling I'll require half an hour or so theory part है that will explain sampling in short, and next thing is your simulation. तो simulation के हम 2-3 न्यूमेरिकल्स करेंगे, 2 न्यूमेरिकल्स करेंगे. One numerical will just do for random number simulation, Monte Carlo simulation करेंगे, and second simulation will do for waiting time analysis again. अभी जो ग्रिफिथ वेटिंग लाइन मॉडल देखा हमने वो इक्विपमेंट्स पे था. दिस इज अनदर वेटिंग लाइन मॉडल इज देयर वेयर है ना, व्हेन असेंबली लाइन and all this is there where a lot number of
थिंग्स आर कमिंग टुगेदर, है ना, इसमें 4-5 ही नहीं होंगे, इसमें बहुत सारी बहुत सारे अराइवल्स होंगे, उस केस में हम देखेंगे हाउ इट कैन बी अप्लाइड। फाइन, तो आई बिलीव देयर विल बी अ लॉट मेनी ऑफ डाउट्स व्हेन यू सॉल्व। ठीक है, आप इसके गो थ्रू हो जाओ, व्हेन यू सॉल्व अ लॉट मेनी ऑफ डाउट्स यू कैन आस्क मी एंड व्हेन विल क्लियर। तो कल तो आपको पूरा पैक रहेगा, संडे को आपका लैब है, तो मंडे और ट्यूसडे विल टेक दिस फाइनल लेक्चर आपका पीएनएस का, विल फाइंड इट अप इन मंडे और ट्यूसडे। मंडे को देखेंगे क्या स्केड्यूल है, और ट्यूसडे एटलीस्ट ट्यूसडे इज हॉलीडे, तो नो लेक्चर्स फॉर एसी बी, तो वहाँ पे वी कैन टेक एंटायर डे फॉर ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को विल माइंड अप, बस वेनेसडे को आपको छुट्टी है, फिर थर्सडे से आपका एग्जाम है, थर्सडे फ्राइडे को यूनिट टेस्ट है, तो एनी हाउ आई नीड टू फिनिश इट बाय वेनेसडे, so I'll try to finish it by Monday or Tuesday. Fine. Only two things are left, as I told. Sampling third module का first part left है, and sixth module entirely left. ठीक है? Yes, anything you'll like to ask? क्या उम्मीद? Please go on. नो सर, क्लियर है। हाँ, अभी थोड़ा सा देखो सुनने में it is very, you can say, because I understand कि I have also gone a bit fast. बोर्ड पे सॉल्व करना और इसमें थोड़ा सा बहुत फर्क पड़ता है इसमें, बट अभी ऑप्शन भी नहीं है ना अपने पास, टाइम नहीं है। टाइम होता, अगर नेम एग्जाम होती वगैरह, तो वी कुड हैव, है ना, one day maybe I could have called you office unofficial and maybe we could have done all these numericals, but again time का constraint है, hardly there are not even 2 weeks for you, next to next Thursday आपका एग्जाम है, तो this is the most क्या बोलेंगे critical juncture for you, तो you have to go a little bit fast। ठीक है, so whatever possible best from my side I'll try to make sure that by Tuesday we finish the entire course। ठीक है, ओआर का भी पार्ट गाउडे सर विल टेक मेजर पार्ट, इसमें जो कॉमन पार्ट्स है दैट आई एम ऑलरेडी टेकन, जैसे अभी ये इक्विपमेंट का जो पार्ट था, इसका इन्वेंट्री ईओक्यू का जो पार्ट था, दैट इज कॉमन फॉर बोथ। सिमुलेशन जो हम करेंगे ट्यूसडे को, दैट इज ऑल्सो कॉमन फॉर बोथ, बिकॉज इसमें भी एक मॉड्यूल सिमुलेशन का है एंड इसमें भी है, 3 मॉड्यूल्स आर कॉमन फॉर, सो इन दैट सेंस योर ओआर, है ना, it gets covered almost 40-45% gets covered in PNS। Fine then, so बेस्ट ऑफ लक फॉर ए लैब वन वाइवा, अच्छे से दो, ट्राई टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स बिकॉज द मार्क्स फॉर ओरल्स आर इन योर हैंड्स ओनली। ठीक है, सो वी विल मीट ऑन मंडे और ट्यूसडे। और कुछ पूछना है किसी को, एनीथिंग एल्स, ऑफ कोर्स यू कैन आस्क मी, व्हाट्सएप पे भी, यू कैन पोस्ट इन द ग्रुप आल्सो, देयर इज नो प्रॉब्लम, एकेडमिक रिलेटेड एनीथिंग यू कैन आस्क on the group। Fine, you can join Gaude's lecture, those who have taken one।